एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आपका एग्रीकल्चर चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे और पिछली क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको थोड़ा सा हम लोग समराइज़ करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशियरी। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से आप क्या समझते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ मीन्स दोज विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखे थे हमने: एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग. Then your second activity is your secondary activities. That means it is concerned with the processing of these resources, and the examples are manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth. फिर tertiary activity में हमने देखा कि ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं. ओके, कैसे? सर्विसेज देके. ओके, तो इसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. और आपकी जो एग्रीकल्चर है, कृषि, तो कृषि आपकी एक प्राइमरी एक्टिविटी माना जाता है. और अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, देन एग्रीकल्चर मीन्स इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी ग्रो द क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड द लाइफ स्टॉक आर reared. Okay, and the next is your the most vital factors which are responsible for the agricultural activity are the favorable topography of soil and the climate, right? And the arable land is the land on which the crops are grown. Okay, और आगे फिर हम लोगों ने आपका फार्म सिस्टम देखा था. मीन्स फार्म सिस्टम में वी हैव सीन योर द इनपुट्स एंड द operations and the output. So under inputs we have seen your seeds, fertilizers, machinery and your labors, and then the operations which are involved in the farm system. Okay, they are your plowing, your sowing, irrigation, weeding and harvesting, and the outputs which we get from the farm system are crops, wool, dairy, poultry product. ठीक है, ये सब एक्सप्लेनेशन हम पिछली क्लास में देख चुके हैं. फिर हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखा, and then we have seen your two types of farming. ठीक है, two main types. So two your main types of farming are subsistence farming and commercial farming. Okay, अब ये subsistence क्या होता है? देखिए, इसको हम याद कैसे कर सकते हैं ना, ये जैसे कुछ वर्ड्स हमको लगता है ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं या कुछ याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसकी मीनिंग से इसको रिलेट कर लीजिए. यानी सब्सिस्टेंस का अर्थ होता है जहाँ पे हम अपने जीवन को चलाते हैं, निर्वाह करते हैं, यानी अपना काम चलाना. ठीक है, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी ऐसी फार्मिंग जिसमें कि हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं. और कमर्शियल माने कॉमर्स, यानी जहाँ पे आप क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप याद रखिएगा. ओके, सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने 2 मेजर टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखे हैं. ठीक है, एक है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है आपका कमर्शियल फार्मिंग. ठीक है, फिर हमने आगे भी इसको क्या किया है, फर्दर डिवाइड कर दिया है. तो अब इसमें जो आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग, यानी पारंपरिक तरह की कृषि है. और ये जो है मोस्टली ये एक किसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है. ठीक है, यानी जहाँ पे वो ऐसी फसलें उगाता है जिससे कि वो अपने और अपने परिवार का पेट भर सके. सो दिस इज़ नोन एज योर सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अब इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ द लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द हाउस होल्ड लेबर. ठीक है, यानी जहाँ पे आप पहले के जो पुराने औजार हुआ करते थे उनसे आप खेती करते हैं, और आपके जो परिवार के मेंबर्स हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, वे ही अपने खेतों में जाके काम करते हैं, वे ही मजदूर बनते हैं. ठीक है, और कई बार ऐसा होता है 2 परिवार आपस में एक दूसरे के खेतों में भी काम कर लेते हैं. उससे उनका हाथ बढ़ जाता है, समय की बचत होती है. ठीक है, तो और इसमें जो आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये एक स्मॉल आउटपुट होता है, यानी कि प्रोडक्शन बहुत बड़े बेसिस पे नहीं होता है. थोड़े अमाउंट में यहाँ पे क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है. ओके, अब इसको हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया आपके 2 टाइप्स में. किसको? सब्सिस्टेंस फार्मिंग को. एक है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड अनदर इज़ योर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस. ठीक है, अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जैसे, अब इंटेंसिव यानी इंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंस यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, बहुत ज़्यादा यानी आपको कुछ जोर यानी एक दबाव का आपका जो संकेत दे रही है. ठीक है, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसी जगह पे की जाती है जहाँ पे आपकी आबादी बहुत सघन है, ज़्यादा लोग बसे रहते हैं. ठीक है, तो जितने लोग हैं उनकी फूड की रिक्वायरमेंट उतनी ही अधिक होगी. ओके, और यहाँ पे जो आपके खेत होते हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो आपका किसान है वो छोटे से ज़मीन पे टुकड़े पर खेती करता है सिंपल टूल के साथ, और इसमें मजदूर जो हैं आपके ज़्यादा लगते हैं. ठीक
ठीक है। इसमें आपके लंबे दिन होंगे, ठीक है, खूब सारी सनशाइन होगी और आपकी कृषि जो है उर्वर क्या कहते हैं कि आपकी जो फर्टाइल मिट्टी होगी उस पर की जाएगी। तो इससे क्या होता है, जब इस तरह की कंडीशंस रहते हैं तो इससे आपकी जो क्रॉप्स हैं एक साल में एक से ज़्यादा आप क्रॉप उगा सकते हैं, ठीक है। यानी एक ही आपका लैंड का पीस है, इसमें एक साल में आपने एक से ज़्यादा फसलें उगा दी, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो मेन क्रॉप है वो राइस है, और फिर इसके अलावा फिर आपका वीट, मेज़, पल्सेस, ऑयल सीड्स। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई 2 फसलें है ना, इंटर क्रॉपिंग हमने डिस्कस किया था कि भाई राइस के साथ जहाँ पे आपने ऑयल सीड्स को लगा दिया, ठीक है, या फिर आपने वीट उगा दिया तो वीट के साथ आपने पल्सेस पल्सेस पी को लगा दिया, मटर को लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से इंटर क्रॉपिंग की जाती है। ओके, तो अब देखिए इसका मेन फीचर क्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। ये सबसे ज़्यादा ऐसी जगह पे की जाती है जो कि थिकली पॉपुलेटेड है, जहाँ पे जनसंख्या आपकी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे आपका क्या है, बारिश का एरिया है, ठीक है, बारिश जहाँ अच्छी होती है। जैसे इसमें आपने एरियाज़ देखे आपके साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन। ओके, तो अभी ये जो आपके एरियाज़ बता रहा है, ठीक, अभी जैसे आप अगर मैप पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको देखो वर्ल्ड मैप दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर रिफ़र करेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि साउथ में क्या होता है, यानी आपके दक्षिण के जो आपके रीजन्स आ गए, यानी दक्षिण आप इसको मान सकते हैं, ठीक है, दक्षिण की तरफ। तो इसमें आपके कौन कौन से देश में आपके कंबोडिया आ जाता है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है, यही आपका साउथ और साउथ ईस्ट के देश माने जाते हैं, ठीक। इसमें थाईलैंड वगैरह आते हैं। ओके, फिर इसने बात की आपकी ईस्ट एशिया की। ईस्ट एशिया का मतलब होता है यहाँ जो देश आ रहे हैं। ओके, इट इंक्लूड्स योर चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया। ओके, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मैप प्रेफर करेंगे तो आपको याद जो है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जो रीजन्स देखे आपके साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये आपके, जैसे कि मैंने भी आपका देश का नाम लिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिर चाइना, जापान, ताइवान, इस तरह के देशों में जो है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को जो है किया जाता है, ठीक है। अब आपकी जो दूसरी टाइप है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में हमने 2 तरह की कल्टीवेशन इसमें देखी है, ठीक है। 2 इसमें चीज़ें, एक तो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और फिर आपकी एक नोमैडिक हर्डिंग है। ओके, तो अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं, एक आपका ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें जो आपके पेड़ थे इसको इन लोगों ने काट के गिरा दिया, फिर उसको इन्होंने बर्न किया। ओके, उसके बाद जो इसकी एशेस मिली, राख मिली, उसको इन्होंने सॉइल के साथ मिक्स कर दिया। क्यों? ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उसमें मिक्स हो जाएंगे सॉइल में, तो वो फर्टाइल हो जाएगी। उसके बाद फिर इसमें लोग खेती करते हैं, इस तरह की फसलें उगाते हैं, मेज़, यैम, पोटैटोज़, कसावा, ठीक है। और फिर कुछ साल जब ये लोग खेती करते गए लगातार, तो धीरे धीरे फिर क्या होती है, मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम होने लगती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन को छोड़कर फिर दूसरे नए प्लॉट की खोज में निकल जाते हैं, जहाँ पे दोबारा फिर ये इस प्रक्रिया को दोहरा सकें। ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न क्यों करते हैं? स्लैश का मतलब काटना और बर्न का मतलब जलाना, है ना, क्योंकि ट्रीज़ को क्या करते हैं, काटते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ पे ये मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है, ये ज़्यादातर होता है आपका थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ ऑफ अमेजन बेसिन, ठीक है। अब ये जो अमेजन बेसिन है आपका, अब अमेजन बेसिन कहाँ है आपका, ये साउथ अमेरिका में है। ओके, एंड इट इज़ ड्रेन्ड बाय योर रिवर अमेजन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ये अमेजन बेसिन में बहुत सारी वैरायटीज़ के प्लांट स्पीशीज़ पाए जाते हैं अर्थ में, ठीक है, और बहुत सी अच्छी एनिमल लाइफ है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में, तादाद में यहाँ पे आपकी वनस्पतियाँ भी हैं और आपके जीव जंतु भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही वास्ट एरियाज़ में आपके रेन फॉरेस्ट फैले हैं, ग्रासलैंड्स हैं, फिर मैंग्रोव स्वैम्स हैं। ओके, एंड दिस अमेजन बेसिन इज़ ऑल्सो नोन एज योर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोलॉजिकल रिजर्वायर, राइट। और ठीक है, तो एक तो आपका अमेजन बेसिन हो गया जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है। फिर आपका क्या हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका। ओके, अब ये हम जो अफ्रीका है इसको ट्रॉपिकल अफ्रीका क्यों कह रहे हैं, देखिए जब कोई भी कंट्री जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है ना, तो उसको ट्रॉपिकल कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने ट्रॉपिकल अफ्रीका क्यों कहा, देखिए अब हम फिर से एक बार मैप पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए हम फिर से एक बार इसको रिफ़र करते हैं। अभी आपने क्लास 6 में ही पढ़ लिया इन चीज़ों को कि आपके जो लैटीट्यूड्स है ना,
जो आपके पूरे ग्लोब पे आप इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस हमने किस प्रकार से इसको समझा है, देखिए अभी आप वर्ल्ड मैप पे आइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको क्लियर होना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप रटते रहेंगे और रटते रटते फिर एक बार आप उसको भूल जाते हैं। अभी देखिए आपकी जो लैटिट्यूड्स होती हैं ना, अभी जैसे ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। फिर दिस इज़ योर साउथ अमेरिका, दिस इज़ योर अफ्रीका, ओके, एंड दिस इज़ योर एशिया, राइट, दिस इज़ योर ऑस्ट्रेलिया, ओके। एशिया कॉन्टिनेंट है, ये आपका इंडिया है, हमारा प्यारा भारत यहाँ है, ठीक है। अभी देखिए ये जो आपके लैटिट्यूड्स ड्रॉ होते हैं, ओके, तो नॉर्थ अमेरिका में जो आपकी जो लाइन ऑफ दिस लैटिट्यूड पासिस, राइट, आप इसमें देख सकते हैं, ओके, इट पासिस समवेयर हियर, देखिए दिखा भी रखा है आपको, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन हो रही है, राइट। अब आप जब हम साउथ अमेरिका की तरफ आते हैं, ठीक है, तो साउथ अमेरिका के हिस्से को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास हुई है, ओके। एंड देन ये जो हम अब जब इक्वेटर की बात करते हैं ना, तो जो ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, अभी हम अफ्रीका को देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आपने देखा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपके अफ्रीका के नॉर्थ एरिया को कट कर रही है। अब ये जो इक्वेटर है आपका, जो बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कट होता है, राइट, लाइक दिस, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड दिस इज़ योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज़ योर इक्वेटर, ठीक है। 3 लैटिट्यूड है आपकी। अभी अफ्रीका से देखिए, अफ्रीका से तीनों पास हो रही हैं आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी हमने कहा अफ्रीका की बात कर रहे थे ना, अफ्रीकन, ठीक है। तो अफ्रीका की हम ट्रॉपिक्स कहते हैं, ट्रॉपिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है आपका, ये जो आप देख सकते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये पूरे इसके बीचों बीच पड़ रहा है, यानी इससे तीनों रेखाएं होके गुजर रही हैं, ठीक है। तो अभी जब हम फिर से अफ्रीका पे आ जाएंगे, अभी हम क्या देखेंगे इसमें कि अभी जैसे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास हो रही है उसी को हम लोग कहते हैं अफ्रीकन ट्रॉपिक्स, ओके, दिस इज़ योर अफ्रीकन ट्रॉपिक्स, यानी जो भी देश आपके इस एरिया में आएंगे दिस विल बी कॉल्ड इज़ योर अफ्रीकन ट्रॉपिक्स। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, जैसे आपके कीनिया हो गया, योर इथियोपिया, युगांडा, सोमालिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया, इस तरह के देश आपके जो हैं आपके इस एरिया में पड़ते हैं, ट्रॉपिक्स में पड़ते हैं, ओके। और ये अफ्रीका जी है जो एक ऐसा कॉन्टिनेंट होता है जिससे आपके 3 मेजर लैटिट्यूड्स पास थ्रू होते हैं, है ना, आप देख सकते हैं ना यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही अफ्रीका से पास होते हैं, राइट। तो इसका मतलब होता है आपका ट्रॉपिक्स, ठीक है। फिर से हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम लोग देख रहे थे आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हमने ट्रॉपिकल एरिया देखा, ट्रॉपिकल अफ्रीका, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब अभी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अमेजन बेसिन भी हमने अभी आपको बताया, एंड योर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ मैंने अभी आपको बताए थे, और आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको अच्छे से पता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होता है, आपके इंडिया का पूरब का हिस्सा, ठीक है। तो आपके इंडिया में आप ये देखिए यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, देखिए आपका नॉर्थ, दिस इज़ योर साउथ, दिस इज़ योर ईस्ट एंड दिस इज़ योर वेस्ट। अब इंडिया की हम बात करें, ठीक है, तो इंडिया में ये जो आपका हिस्सा है दिस वन, ओके, दिस इज़ नोन एज योर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट। तो अभी आपका इसमें आंध्र प्रदेश, ओके, आसाम, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ओके, सो दीज आर नोन एज योर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, ओके। तो ये सब जो जगह हैं यहाँ पे आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी जो है आपकी आपकी प्लांट्स हैं वो दोबारा क्या होता है, दोबारा उग जाते हैं, ठीक है, रीजनरेट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल है, ओके, यू कैन सी हियर दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड द क्विक रीजनरेशन ऑफ द वेजिटेशन, ओके। तो आई होप आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन अच्छे से क्लियर हो गया था, ठीक है। अब हम नोमैडिक हर्डिंग देखते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग जो है, इसमें जो आपके घुमंतु लोग होते हैं ना, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते हैं, ओके। सो दिस नोमैडिक हर्डिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड एंड द एरिड रीजन्स। तो सेमी एरिड का मतलब होता है, सेमी एरिड मीन्स पूरी तरीके से जो सूखा नहीं है, ठीक है, यानी जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी है, और एरिड मतलब जो पूरा डेजर्ट का एरिया है, पूरा सूखा है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं सहारा, तो अभी सहारा कहाँ है? दिस सहारा इज़ इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका के नॉर्थ वाले हिस्से में आपका सहारा है, और इसमें आपके जो देश होते हैं वो आपके अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, माली जैसे देश आते हैं इसमें, ठीक है। फिर आपका सेंट्रल एशिया, ओके, सेंट्रल एशिया। अब आपके सेंट्रल एशिया की बात करें तो इसमें आपका उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, इस तरह के देश आते हैं, राइट। एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया में आपका आ जाता है राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे आपकी नोमैडिक हर्डिंग जो है वो करते हैं लोग। तो इसमें क्या करते हैं लोग, यहाँ पे बहुत बड़े समूह में लोग जानवरों को पालते हैं और अपने जानवरों के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह पे बहुत दिन तक रह रहे थे तो वहाँ का जो चारा था पशुओं को खाने की और जो पानी था वो सब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब दूसरी जगह है ना, वहाँ का मौसम अब बदल गया, तो दूसरी जगह जहाँ पे मौसम ठीक होगा, इनको ये सब चीज़ें मिलेंगी, वहाँ ये मूव कर जाते हैं, ओके। तो अब ये जो है, जैसे आपकी बुक में दे रखा है, देयर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड द टेरेन, ठीक। अब जो पशु जिस प्रकार के अपने साथ लेके चलते हैं, शीप, कैमल या गोट्स एक्सेट्रा, राइट, और जो सामान इनको मिलता है अपने पशुओं से, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स इनको मिलते हैं, ठीक है, मीट, वूल, हाइट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड दस फैमिलीज, ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, और अब हम जो है अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद योर कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो अब ये जो आपकी कमर्शियल फार्मिंग है, मतलब जहाँ पे आपको चीज़ों को बेचना है, यानी व्यवसाय करना है, धन कमाना है। सो इन कमर्शियल फार्मिंग द क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। तो इस प्रकार की कृषि में जो है, हम जो भी फसलें उगाते हैं, जो भी जानवरों को पालते हैं, उनको हम क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, ओके। एंड द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। अब इसमें जो एरिया होता है, बहुत बड़े एरिया में हम इस काम को करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड होता है जहाँ पे हम क्रॉप ग्रो करेंगे, और वहीं पे हम अपना पशु भी पालते हैं, और इसमें क्या होता है, हमारा जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाई मशीन्स, ठीक है। अब कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स योर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब देखिए, अभी हमने जो आपकी क्या देखा था, आपका हमने अभी आपका जो मेजर टाइप, ठीक है, फार्मिंग के हमने जो मेन प्रकार देखे थे, हमने वो मेजर टाइप आपका देखा था दो। पहला एक आप था सब्सिस्टेंस, ठीक है, और एक आपका था कमर्शियल, ओके। देन वी हैव फर्दर डिवाइडेड योर सब्सिस्टेंस इनटू टू टाइप्स, ओके। सब्सिस्टेंस को हमने फिर से दो प्रकार में बांट दिया था, वो आपका था इंटेंसिव फार्मिंग एंड योर प्रिमिटिव, राइट। अब हम बात कर रहे हैं आपकी कमर्शियल की, ठीक है। तो कमर्शियल में इसने तीन तरीके से इसको डिवाइड किया है। आपका एक है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एक है आपका मिक्स्ड फार्मिंग, और एक है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ओके। इसको अब हम लोग देखेंगे। नाउ सी हियर इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स, ठीक है। अब ये कमर्शियल ग्रेन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि वैसे उस प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं जिनको कि हम बेचते हैं, ओके। सो इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज़। वीट एंड मेज़ आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन क्रॉप्स, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मुख्य फसलें जो आपकी मेन, मतलब सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है बेचने के लिए, एक है आपका गेहूँ और एक है आपका मक्का, ठीक है। अब देखिए, मेजर एरियाज़ वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड। अब ऐसे एरिया जहाँ पे आपका इस कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को किया जाता है वह है आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ठीक है। अब ये टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है? टेम्परेट ग्रासलैंड मीन्स यहाँ पे बहुत बड़ी ज़मीन पे जहाँ तक दूर तक देखो घास ही घास होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लंबे लंबे पेड़ या फिर झाड़ियाँ नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो अधिक नहीं है, बारिश यहाँ पे कम होती है, तो उसको कहा जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड। और टेम्परेट ग्रासलैंड मुख्यतः पाए जाते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। और यहाँ पे जो आबादी होती है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी अभी यहाँ पे सघन बस्तियाँ नहीं होती हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग दूर दूर बसे रहते हैं, उनके घर बहुत दूर दूर होते हैं, और इनके फार्म बहुत बड़े होते हैं, खेत बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है। एंड दे आर स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स, बहुत लंबी दूरी तक, हेक्टर्स, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स तक इनके जो खेत हैं वो फैले रहते हैं, ठीक है। सो सीवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। अब ये जो एरिया है यहाँ पे ठंडी का मौसम रहता है, आपको पता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में, ठीक है, किस प्रकार का मौसम मिलता है, तो यहाँ पे ठंडक रहती है। तो ठंडक की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक साल में सिर्फ ये लोग एक ही क्रॉप जो है वो उगा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि मौसम वैसा नहीं है इनके पास, ठीक है। तो ये है आपका कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है। इसकी फीचर्स आपको समझ में आ गए।
So the crops which are grown here, they are grown for the commercial purpose, and the wheat and the maize are the common commercially grown crops. And third is they are grown in the areas which are sparsely populated, and they have the large farms which is spread over hundreds of hectares, and due to severe winter they can grow only a single crop, राइट। तो ये आपकी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के फीचर्स हैं। अब हम बात करेंगे अगर आपकी मिक्स्ड फार्मिंग, तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, आपकी सिर्फ कृषि ही नहीं की जाती है, ओके, कृषि के साथ हम पशुपालन भी करते हैं, ओके। सो इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, ठीक है। मिक्स्ड यानी मिश्रित, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, खाने के लिए आप अपनी क्रॉप्स उगा रहे हैं, आप वहाँ पे चारा भी उगा रहे हैं जो कि पशु खाएंगे, प्लस आप क्या कर रहे हैं, पालतू जानवरों को वहाँ पे आप पाल भी रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो एरियाज जहाँ पे आपकी मिक्स्ड फार्मिंग होती है, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ओके। अब जो देखिए तीसरी तरह की जो कमर्शियल फार्मिंग आपको ये बता रहे हैं वो है आपकी प्लांटेशंस। सो प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। ये भी कमर्शियल फार्मिंग का एक प्रकार है जहाँ पे सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है। अभी कौन सी क्रॉप उगती है, हियर अ सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन, ठीक है। अब प्लांटेशंस में क्या होता है, आपकी जो क्रॉप उगती है इसमें इंटर क्रॉपिंग नहीं होती है, यहाँ पे एक ही क्रॉप जो है एक बहुत बड़े एरिया में सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है, और ये वो क्रॉप्स होती हैं जिसको मात्र बेचने के लिए उगाते हैं हम, ठीक है। तो ये सब कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसको बेच के पैसा कमाया जाता है। तो यहाँ पे मज़दूर बहुत बड़ी संख्या में चाहिए भाई, क्योंकि खेत बहुत बड़ा है तो काम ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे लेबर जो है ज़्यादा चाहिए, एंड कैपिटल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, कैपिटल मतलब मनी, ओके। ज़्यादा मजदूर और ज़्यादा पैसा लगता है, एंड द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, ठीक है। अब ये देखिए जो आपका हार्वेस्टिंग वगैरह होने के बाद जो भी प्रोड्यूस बनता है वो फार्म पे ही बन जाता है, क्योंकि फार्म बहुत बड़ा है, ठीक है। या तो वहीं पे बन जाता है या तो उसको फिर क्या ले जाते हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट रहेगी तो यहाँ पे इन लोगों का काम आसान हो जाता है। सो इट बिकम्स एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। नाउ मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो प्लांटेशंस हैं, ठीक है, ये जो हमने देखा कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन जो उगा रहे हैं, ये सब आपका ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाया जाता है, ओके। अब जैसे आपका रबर जो होता है वो मलेशिया में है, ठीक है। कॉफ़ी फिर आपका ब्राज़ील में पाया जाता है, टी है जो है इंडिया में और श्रीलंका में, राइट। तो ये आपके मेजर प्लांटेशन, ओके। तो ये अभी हमने जो आपका डिस्कस किया ये आपका फार्मिंग सिस्टम है। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ओके। सो द मेन टाइप्स ऑफ द फार्मिंग वी हैव सीन इज ऑफ टू टाइप्स, इज योर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग, ओके। यानी टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आपका जो मेन टाइप है वो है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड योर कमर्शियल फार्मिंग। देन वी हैव फर्दर डिवाइडेड योर सब्सिस्टेंस फार्मिंग इनटू टू टाइप्स, ठीक है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम फिर से किस में डिवाइड कर रहे हैं, इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आपने देखा, ठीक है, जहाँ पे आपका जो फार्मर है वो छोटे प्लॉट में आपकी खेती कर रहा है सिंपल टूल्स के साथ, ओके। अब फिर उसके बाद जब आपने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस देखा, देखिए इंटेंसिव यानी जहाँ पे सघन आबादी थी, ठीक है। अब प्रिमिटिव यानी प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है, पुराने से आप रिलेट कर सकते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने देखा, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपने देखा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, ओके। एंड नेक्स्ट इज योर नोमैडिक हर्डिंग, राइट। अब उसके बाद फिर आपने देखा योर कमर्शियल फार्मिंग में हमने इसको फर्दर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ योर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड योर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मतलब ऐसी फसलें हम उगा रहे हैं जिनसे कि हमको बेच के पैसा मिलेगा, और ये सबसे ज़्यादा कैरी ऑन होता है आपका नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड में, यूरोप में और एशिया में, ठीक है। और यहाँ पे आपकी आबादी जो है वो काफ़ी कम होती है, बड़े बड़े खेत होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विंटर की वजह से जो है आपका सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है, ओके। एंड देन व्हेन वी सी द मिक्स्ड फार्मिंग, तो मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स where they grow the food plus your fodder crops and plus they rear the livestock also, right।
अब प्लांटेशंस में आपने देखा, सो प्लांटेशन इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो मजदूर हैं वो भी ज़्यादा लगते हैं और आपका पैसा भी बहुत अधिक लगता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपका जो फसल है उसको फैक्ट्रीज तक ले जाने में जो है आपकी ट्रांसपोर्ट की बहुत अहम भूमिका होती है। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं मेजर क्रॉप्स पे, यानी जो आपकी मुख्य फसलें हैं। ठीक है, मुख्य फसल का मतलब ये होता है वो फसलें जिसका सबसे ज़्यादा जो है खपत होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसको इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है, तो अब मेजर क्रॉप्स देखिए, अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, यानी मेजर क्रॉप्स वो ऐसी खाद्यान्य फसलें जिनको कि आपकी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, ठीक है, तो उनका पेट भरने के लिए आपको इस प्रकार की फसलों की ज़रूरत पड़ती है। राइट, सो क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, है ना। तो अब ये जो क्रॉप्स हैं इनको आप लोगों की खाने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, प्लस आप इनको क्या करते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोवाइड करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है। ठीक है, यानी जैसे जो चीज़ें खेत से आई, जैसे अगर हम एग्जांपल दें, आपका चीनी मिल होती है ना, चीनी बनाने के लिए भाई आपका गन्ना खेत से आता है। ठीक है, फिर आपका जो कपड़ा बना, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो होती है वो क्या यूज़ करती हैं, कॉटन यूज़ करती हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। राइट, सो नाउ हियर मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। ठीक है, तो ये आपकी मेजर फूड क्रॉप माने जाते हैं। ठीक है, जिसको लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखते हैं जूट एंड कॉटन। अभी जो जूट एंड कॉटन है दे आर योर फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स का मतलब होता है जिसमें रेशे होते हैं। ठीक है, रेशे भी कैसे, जो मजबूत होते हैं। ओके, इनको जो है रस्सियाँ बनाने के लिए, बाकी टेक्सटाइल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। राइट, फिर योर इम्पॉर्टेंट बिवरेजेस क्रॉप। बिवरेजेस क्रॉप्स का मतलब, बिवरेज माने में क्या होता है, बिवरेज यानी पेय पदार्थ जिसको हम पी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप दो एग्जाम्पल देखेंगे, फर्स्ट इज़ योर टी एंड नेक्स्ट इज़ योर कॉफ़ी। ठीक है, तो मेजर क्रॉप्स में आपने 3 तरह की क्रॉप्स देखी। ठीक है, तो पहला आपने देखा फूड क्रॉप्स जो कि खाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपका देखा आपने फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप यानी जिससे हम रस्सियाँ बनाते हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होता है। और नेक्स्ट हमने देखा आपका बिवरेज क्रॉप, यानी जिसे हम पेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, आपका राइस। अब देखिए, अभी जो आपका राइस है, इट इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब राइस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे मेजर फूड क्रॉप माना जाता है एंड इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। स्टेपल डाइट का मतलब ये होता है जो आपका ऐसा भोजन है जिसको मुख्य तौर पे जिसको खाया जाता है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल आपको पता है, यानी ट्रॉपिकल इक्वेटर पे जितने भी देश पड़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इक्वेटर के आसपास और उससे कुछ डिग्री के ऊपर, 8 डिग्री के ऊपर लगभग जितने देश हैं वो आपके सब ट्रॉपिकल कहलाते हैं। तो ऐसे देशों में जो है आपका चावल उगाया जाता है। अब चावल को किस प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, सो राइस नीड्स योर हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ठीक है, अब ये जो चावल है आपका, इसको टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा लगता है, इसको ह्यूमिडिटी चाहिए। ठीक है, और प्लस इसको बारिश ही बहुत ज़्यादा होती है, इसको चाहिए। एंड इट ग्रोज बेस्ट इन द एलुवियल क्लेई सॉइल। अब इसको मिट्टी कैसी चाहिए, एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। अभी एलुवियल क्लेई सॉइल क्या होता है, देखिए मिट्टी भी जो होती है ना, वो आपकी 3 तरह की होती है। जैसे अगर हम मिट्टी के बहुत से प्रकार आप पढ़ेंगे क्लास 10th में जाके, लेकिन अगर हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको अगर समझें, तो जैसे अगर हम कहें क्लेई, ठीक है, क्लेई एलुवियल सॉइल की बात की हमने, फिर हम कहेंगे आपका लूमी सॉइल। ठीक, फिर अगर हम कहें आपका सैंड, ओके, जो कि बालू होता है। अभी जो क्लेई सॉइल होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये जो है पानी बहुत अच्छे तरीके से रिटेन करती है, यानी पानी इससे जल्दी पास नहीं हो सकता है, इनफैक्ट पास नहीं हो पाता है। ठीक है ना, ये पानी पकड़ के रखता है, क्ले, है ना। तो अगर हम कहते हैं एलुवियल क्ले सॉइल, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी मिट्टी जहाँ पे कि पानी आपका लंबे समय तक टिकता है। तो राइस को इसी प्रकार की मिट्टी चाहिए। अब हम लूमी सॉइल कहेंगे। ठीक है, तो लूमी सॉइल अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो लूमी सॉइल जो होती है, अभी देखिए क्ले एलुवियल सॉइल में क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, तो इससे जो है आपका पानी जो है जल्दी पास नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम लूमी सॉइल की बात करते हैं, तो लूमी सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मीडियम साइज्ड। ओके, तो ये जो है पानी का ड्रेनेज प्रोसेस होता है बहुत धीरे धीरे होता है।
ओके। तो इतने टाइम में क्या होता है, जो आपके प्लांट के रूट हैं वो पानी जितना उनको चाहिए पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब तक कि वो आपसे रिस्क के जो है वो नीचे जाएगा। ओके। अब इसके बाद फिर हम बालू देखेंगे, तो बालू के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, दे आर द लूज पार्टिकल्स, सो दे डोंट हैव द फीचर ऑफ रिटेनिंग द वाटर। ठीक है। तो 3 जो है मुख्य तरीके की सॉइल होती हैं जिसमें कि आपके पौधे लगते हैं। तो यहाँ भी हम चावल की बात कर रहे हैं, तो चावल में आपको कैसी मिट्टी चाहिए, एलुवियल क्ले सॉइल, जो कि पानी को पकड़ के रख सके। ठीक है। अब इसमें चाइना जो है वो आपका लीडिंग पोजीशन पे है। ठीक है। यानी पूरे वर्ल्ड में आपका चाइना ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन कर रहा है। उसके पीछे कौन आ रहा है, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, राइट। और हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में जो है आपका जो आंध्र प्रदेश है, इसको राइस बॉल भी कहा जाता है, राइस बॉल ऑफ अ कंट्री। ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 77% आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो तकरीबन आपका चावल का ही किया जाता है, राइट। अब देखिए, इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। अब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे चावल के लिए जो आपके पर्यावरण की अवस्थाएं वो इतनी अच्छी हैं यहाँ पे कि ये लोग 2 से 3 फसलें जो हैं एक साल में लोग इसकी उगा लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका राइस। अब हम अगर वीट की बात करें, जो कि आपका गेहूँ है, तो गेहूँ का जो आपका टेम्परेचर है, इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है। यानी वीट को जिस प्रकार का मौसम चाहिए, ये ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है, बीच का टेम्परेचर, और उसी प्रकार से इसको बारिश भी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ओके। और इसका जो ग्रोइंग सीज़न है उसमें इस प्रकार से इसका मौसम इसको चाहिए, और साथ में इसको चाहिए तेज़ धूप जब ये पकता है। ठीक है। यानी गेहूं के जब पकने का टाइम होता है तब इसको तेज़ धूप चाहिए होती, ताकि इसके दाने जो प्रॉपरली अच्छे से पक सकें, राइट। इट थ्राइव्स बेस्ट इन द वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको लूमी सॉइल बताया था, ठीक है, तो वीट के लिए जो है वो आपका लूमी सॉइल चाहिए, जो आपके पानी की ड्रेनेज को थोड़ा सा स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे पानी छोड़ता है। ओके। अब वीट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है आपका, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अब इंडिया में जो आपकी गेहूं की खेती वो विंटर टाइम में की जाती है, सर्दी के मौसम में। ठीक है। अब हम आते हैं मिलेट्स पे। सी, मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स का मतलब होता है मोटा अनाज। ठीक है। अब ये इसकी जो खेती होती है, इट इज़ ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। ठीक है। ये ऐसी मिट्टी में उगाया जाता है जो कि कम उपजाऊ होती है, जहाँ पे बालू ज़्यादा है। ओके। एंड इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। ठीक है ना, ये एक ऐसी फसल होती है, ठीक है, मोटा अनाज है ना, तो इसको जो है कम बारिश चाहिए। ठीक है। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। ठीक है। तो इसका टेम्परेचर आप देख रहे हैं, ज़्यादा से नरम टेम्परेचर, और जो है ठीक ठाक इसको बारिश चाहिए होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ योर ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। ठीक है। अब हम आते हैं आपका मेज़ पर। अब देखिए, जो मेज़ है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स योर मॉडरेट टेम्परेचर, जैसे कि हमने अभी मिलेट्स में देखा था, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, एंड इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। ठीक है। मेज़ के लिए रेड सॉइल भी यूज़ होता है और आपका एलुवियल सॉइल भी यूज़ होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम कॉटन। अब देखिए, कॉटन के लिए जो कंडीशंस हैं, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है। तो कॉटन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा चाहिए, और इसको हल्की बारिश चाहिए, एंड 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज। 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज का मतलब क्या होता है? अब देखिए, जैसे वर्ड यहाँ पे आया है फ्रॉस्ट। अभी फ्रॉस्ट माने क्या, इसको आप अपने रेफ्रिजरेटर से जोड़ लीजिए, यानी ठंडा, ठंडे से फ्री। ठीक है। यानी बहुत अधिक ठंडा नहीं, और ब्राइट सनशाइन, इसको हम कैसे समझेंगे? अभी देखिए, फ्रॉस्ट यानी जैसे नो फ्रॉस्ट, अगर हम कहें नो फ्रॉस्ट मीन्स वी डोंट नीड आइस, यानी बर्फीला मौसम इसको नहीं चाहिए होता है। तो अगर हम कहें फ्रॉस्ट फ्री मीन्स इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ डेज, इतने दिन जो कि आपके जो लास्ट स्प्रिंग का फ्रॉस्ट होता है। ओके।
लास्ट स्प्रिंग फ्रॉस्ट और फर्स्ट विंटर के टाइम के बीच का जिस समय होता है. ओके, द एवरेज नंबर ऑफ डेज बिटवीन द लास्ट स्प्रिंग फ्रॉस्ट एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ विंटर. इसको अगर हम कैसे समझेंगे, देखिए जैसे आपका स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग का जो मौसम होता है वो फर्स्ट मार्च से लेके आपका मई 31 तक चलता है. ठीक है. अब आपका जो समर होता है, तो समर जो होता है आपका वो आपका जून 1 से लेके आपका अगस्त 31 तक चलता है. राइट. अब हम अगर ऑटम की बात करें तो ऑटम जो है आपका वो सितंबर 1 से लेके आपका नवंबर 30 तक चलता है. ठीक है ना. अब जब हम विंटर पे आते हैं, ठीक है, तो विंटर में क्या होता है आपका, ये आपकी शुरुआत होती है दिसंबर 1 से लेके आपका ये चलता है फरवरी 28 या फिर आपका 29 जो लीप ईयर होता है. ठीक है. तो इस प्रकार से हमारे सीज़न चलते हैं. तो अभी अगर हम फ्रॉस्ट फ्री की बात करें तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो अब फ्रॉस्ट फ्री हमने क्या कहा, द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द लास्ट स्प्रिंग फ्रॉस्ट. लास्ट स्प्रिंग फ्रॉस्ट का मतलब क्या हो गया, यानी देखिए आप जब स्प्रिंग पे आ जाएंगे, स्प्रिंग कब शुरू हो रहा है आपका, ये आपका शुरू हो रहा है मार्च से लेके मई तक जा रहा है. तो लास्ट यानी क्या मौसम हो गया आपका, मई में ख़त्म हो रहा है ना. तो मई के महीने से लेकर कहाँ तक, अब ये कह रहा है द फर्स्ट फॉल ऑफ विंटर, यानी विंटर पे सर्दी पे आ जाते हैं. ठीक है. तो यानी सर्दी शुरू होने से पहले, यानी कब आपका नवंबर. ठीक. यानी मई से लेके नवंबर तक के बीच का जो समय है, तो अगर आप मई से लेके नवंबर तक महीना गिनेंगे तो कितना हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कितने महीने हो गए आपके, 7 महीने. तो तकरीबन अगर हम एवरेज काउंट करें 30 दिन का एक महीना है, तो अगर आप 30 दिन का एक महीना लेके चलेंगे और 7 महीने हो गए, यानी लगभग आपके कितना दिन हो गया, 210 दिन, यानी 210 डेज. समझ में आया आपको. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी जो इतना समय है आपका, ठीक है, ये आपका फ्रॉस्ट फ्री, यानी ना आपकी बहुत ज़्यादा सर्दी रहे ना आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी रहे. ठीक है. यानी स्प्रिंग ऐसा मौसम होता है जहाँ पे बहुत अधिक ठंडी नहीं रहती है. ठीक है. तो यहाँ ये जब ख़त्म हो रहा हो और विंटर जब आपका शुरू होने वाला हो. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ओके. अब देखिए, इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स. ठीक है. ऐसी मिट्टी जो इसके लिए सबसे बढ़िया होती है वो है आपकी काली मिट्टी और एलुवियल सॉइल. अब देखिए, जो देश हैं जहाँ पे आपके कॉटन उगाया जाता है, आपका चाइना, यूएसए, इंडिया, Pakistan, Brazil, Egypt. They are the leading producers of cotton, and it is one of the main raw materials for the cotton textile industry. Okay. अब ये देखिए, कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास 10th में जाएंगे तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा. ओके. इनफैक्ट जितने भी हम क्रॉप्स देख रहे हैं सबकी आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह पता होनी चाहिए, वो किस प्रकार की मिट्टी में उगता है. ठीक है. और ऐसी जगह जहाँ पे इनको उगाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए. नाउ जूट, ये जूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा. सो नाउ जूट इज़ ऑल्सो नोन एज योर गोल्डन फाइबर. अब इसको गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं, इसके कलर की वजह से. पहले तो इसका कलर ऐसा होता है और दूसरा इसका जो एक क्या कहते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, मतलब इसको बेचने से बहुत अधिक पैसे मिलते हैं. इट इज़ कॉस्टली. ठीक है. इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है. इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल. ठीक है. एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ठीक है. तो ये इसका जो है वातावरण इस प्रकार से इसकी जो भौगोलिक स्थितियाँ इसको चाहिए होती हैं. एंड दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज. इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द जूट. ठीक है. अब हम देखते हैं कॉफ़ी. सो नाउ हियर, कॉफ़ी रिक्वायर्स योर वार्म एंड वेट क्लाइमेट. ठीक है. अब इसका मौसम देखिए कैसा चाहिए इसको, गर्म और गीला. ठीक है. एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल. अब कॉफ़ी देखिए मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है, हिल स्लोप्स. दे आर मोर सूटेबल for the growth of this crop, and Brazil is the leading producer followed by Colombia and India. ठीक है. तो ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है आपका कॉफ़ी का, और उसके पीछे फिर आपका कोलंबिया और इंडिया. राइट. अब नेक्स्ट इज़ योर टी. सो टी इज़ अ बीवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस. प्लांटेशंस अभी आपने देखा था ना, जहाँ पे आपकी आबादी बहुत कम होती है और ये बहुत बड़े एरिया में फैला रहता है. ठीक है. बहुत बड़े एरिया में इसकी जो है खेती की जाती है. And what it requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves.
ठीक है। अब इसको मौसम कैसा चाहिए, ठंडा मौसम, और आपकी जो रेनफॉल है यानी बारिश लगभग इसको पूरे साल चाहिए, है ना, जो बराबर से बारिश होती रहे, ना कम ना ज़्यादा, यानी रिमझिम बारिश इसको पूरे साल चाहिए, ठीक है, ताकि इसकी जो पत्तियां हो ना वो नरम हो, ठीक है। टेंडर का मतलब होता है नरम पत्ती, ठीक है। तो ये आपकी जो है ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसकी मिट्टी देखिए किस प्रकार से है। नाउ इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स, ठीक है। लूमी सॉइल चाहिए इसकी, हम देख चुके हैं लूमी सॉइल का मतलब क्या होता है, और ये ढलान के एरियाज पे जो है इसको उगाया जाता है। एंड लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक अप द लीव्स। अब जब ये टी जहाँ पे लगाया जाता है, इसको जब तैयार हो जाता है, इसकी पत्तियाँ जो हैं वो तोड़ने के लिए बहुत लंबी मात्रा में मजदूर लगाए जाते हैं, राइट। अब देखिए देश जहाँ पे आपकी चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, आपकी कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में देखते हैं हम लोग इन्होंने क्या दिया है। देखिए डेवलपमेंट का मतलब आप सबको पता है प्रगति या विकास, और किसका विकास, एग्रीकल्चर का, ठीक है, कृषि का। सो नाउ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब कृषि तो हमारे यहाँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन इसको डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना, यानी इसको और ज़्यादा किस प्रकार से हम आधुनिक बनाएं, ठीक है। ऐसा हम क्या करें कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाए, अच्छी हो जाए, क्यों, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन जो हमारी पॉपुलेशन दिन पे दिन वो जो क्या है बढ़ रही है, जितने लोग बढ़ेंगे उतना ज़्यादा खाने की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। मतलब आपकी कृषि यानी जहाँ खेती करते हैं उस एरिया को, ज़मीन को बढ़ाना है, ठीक है, यानी ज़मीन को बढ़ाया जाए। फिर नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन यानी जो फसलें उगाई जा रही हैं उसको बढ़ाया जाए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, यानी सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको और ज़्यादा अधिक इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है। ये आपका अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाता है, ओके, right, means a question can be asked here, what are the various ways through which your agriculture can be developed, or how your food crop production can be increased, okay। तो ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो क्राइटेरिया, जो चीज़ें हैं वो हम चाहिए भाई, यू हैव टू इंक्रीज द क्रॉप्ड एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स यू हैव टू इंक्रीज, देन इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। फर्टिलाइजर मतलब आप सबको पता है, ठीक है, यानी अच्छी उपज होने के लिए जो हम पौधों में फर्टिलाइज़र डालते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो जल्दी हो सके। और प्लस आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब ऐसे बीजों को हम डालें ज़मीन में जिससे कि आपका जो अनाज पैदा हो, ठीक है, वो ज़्यादा हमको दाने दे सके, ओके। एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं, ओके। और इसमें एक और एक्सेप्ट है, वो एस्पेक्ट है, वो है आपका मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, use of machinery and equipment, that is simple tools to more sophisticated machinery. Why? To increase the harvest and also to increase the income, ठीक है। तो मैकेनाइजेशन कैसे होता है, जहाँ पे हम नई नई मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, लेवरर है, ओके, रिपर मशीन है, बहुत सी मशीनें हैं जो कि आपकी आ चुकी हैं, ओके। सो द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। अब हम ये क्यों करते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें अपना जो है खाना जो है, जो फूड क्रॉप्स हैं उसकी आगे चल के हमको कमी ना झेलनी पड़े, मतलब सिक्योरिटी, ठीक है, वो हमारे पास सिक्योर रहे, कभी भी कम ना हो, ओके। नाउ एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड at different places in different parts of the world. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. Large holdings are more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia. With the help of two case studies in farms, one from India and another from the USA, let us understand about agriculture in the developing and developed country. ठीक है, अभी देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की खेती आपकी जो है वो की जाती है। अब ये एक आपका है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, और दूसरा एक यहाँ पे आपका डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी ऐसे देश जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं और ऐसे देश जो कि डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, छोटे छोटे डिफरेंसेस ये हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनके यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, और ये लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्यों करते हैं, क्योंकि भाई आबादी इतनी ज़्यादा है तो ज़मीन कम है, ठीक, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं,
और यहाँ पे जो क्रॉप्स जो हैं वो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पे उगाई जाती, किस लिए? अपने जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है। ये आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ में। लेकिन जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ जाएंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपकी लैंड होल्डिंग्स कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। तो बड़े अगर आपके पास ज़मीन है तो वहाँ पे आप आराम से कमर्शियल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके जो डेवलप्ड देश हो गए कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है, राइट। तो अब आपको जो आपके चैप्टर में एक केस स्टडी लेके समझाया गया है, ठीक है। एक आपका जो इंडिया है जो कि डेवलपिंग कंट्री है, और यूएसए जो है आपका डेवलप्ड कंट्री है। यानी दोनों में ही आपका एग्रीकल्चर होता है, कृषि की जाती है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है ये आपको जो है आगे बताया गया है, और हम इसको जो है अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज जो भी हमने पढ़ा है एक बार इसको हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। तो आज हमने देखा है आपका कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो जैसे हमने देखा आपका मेन 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड योर कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हमने फर्दर आपका डिवाइड किया है 2 तरह में। एक आपका है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने देखा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड योर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। एक आप सब्सिस्टेंस, कमर्शियल, फिर सब्सिस्टेंस को फर्दर डिवाइड किया हमने इंटेंसिव में और फिर प्रिमिटिव में, ठीक है। अब हम जब इंटेंसिव में हमने देख लिया, अभी मैंने आपको यह एक्सप्लेन किया स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पे जो है आपकी खेती की जाती है अपने सब्सिस्टेंस के लिए, और प्रिमिटिव को फिर हमने 2 तरह से समझा, एक आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक आपका नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। फिर हमने देखा आपका कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग में हमने 3 प्रकार की खेती देखी। सो इट इंक्लूड्स योर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड योर मिक्स्ड फार्मिंग, द नेक्स्ट इज योर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ओके। So in the commercial grain farming we have seen that crops are grown for the commercial purpose, okay, जहाँ पे कि क्रॉप्स को उगाया जाता है उनको बेचने के लिए, ठीक। और ये मुख्यतः है आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ में किया जाता है, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वगैरह हो गया, ठीक है। और फिर मिक्स्ड फार्मिंग में हमने देखा कि मिक्स्ड फार्मिंग में आपकी ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिनको खाया जाए, पशुओं के लिए चारा, और साथ में इन पशुओं को पाला जाता है, ठीक है। The next we have seen your type as the plantation. So plantation means where a single crop is grown like your tea, coffee, sugarcane, cashew, cotton, ठीक है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में आपके मजदूर चाहिए और ज़्यादा पैसा भी लगता है, और ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे बहुत अहम रोल होता है, ओके। एग्जांपल देखेंगे तो जैसे मलेशिया में आपका रबर की खेती होती है, कॉफ़ी जो कि ब्राज़ील से आता है, और इंडिया और श्रीलंका में जो आपका टी की खेती होती है, ठीक है। फिर मेजर क्रॉप्स यानी जो आपकी मुख्य खाद्यान्य फसलें हैं, ओके। तो मुख्य फसलों में हमने देखा आपका सबसे पहले राइस, ठीक है। तो जो राइस होता है इसको किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, ठीक है। ये आपको चाहिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, और मिट्टी इसको कैसी चाहिए? एलुवियल क्ले सॉइल, ठीक है। और जो ऐसे देश जहाँ पे आपका राइस मुख्यतः उगाया जाता है वो है आपका चाइना, योर इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट, ठीक है। अब हम वीट की बात करें तो वीट को आपका जो है मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ओके। मॉडरेट टेम्परेचर प्लस योर मॉडरेट रेनफॉल, जब ये इसकी पैदावार जो मतलब ये जब ग्रो कर रहा होता है, ओके, और जब ये हार्वेस्ट होने वाला होता है तो हार्वेस्टिंग टाइम में इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, और जो मिट्टी इसकी ज़रूरत होती है वो है आपकी लूमी सॉइल, ठीक है। और ऐसी जगह जहाँ पे वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है वो है आपका यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। अब हमने मिलेट्स को देखा। तो मिलेट्स को जो है हम कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं, कोर्स ग्रेन यानी मोटा अनाज, ठीक है। तो इसको मिट्टी कैसी चाहिए? लेस फर्टाइल एंड सैंडी, ओके। एंड इट इज़ अ हार्डी क्रॉप, सो इट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल, ठीक है। अब आपने देखा ज्वार, बाजरा और रागी भी आपके इंडिया में उगाए जाते हैं। देन व्हेन यू हैव सीन योर मेज, देन योर मेज रिक्वायर्स योर मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। और मिट्टी कैसी चाहिए मेज़ को? इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल एंड इट इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड Mexico. Then we come to your cotton. Then we have seen that your cotton requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days, bright sunshine for its growth. और जो मिट्टी जिसमें इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है वो आपकी ब्लैक सॉइल एंड योर एलुवियल सॉइल, एंड द प्लेसेस वेयर कॉटन इज ग्रोन यूज चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट, ठीक है। अब देखिए जूट जो है आपका, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका एक तो कलर वैसा होता है, प्लस ये बाज़ार में बहुत महंगा बिकता है, ठीक है।
एंड मिट्टी इसकी किस प्रकार की चाहिए? इट रिक्वायर्स एलुवियल सॉइल एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ओके, एंड द कंट्रीज आर इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कॉफ़ी पे. अब कॉफ़ी को जो है चाहिए आपका वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल. Okay, it is very well grown on the hill slopes, right? And Brazil is the leading producer of coffee. अब हमने देखा टी. So tea is a beverage crop which is grown on the plantation and it requires your cool climate, well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. ठीक है. Now it is grown on the well drained loamy soil. ठीक है, and it requires a gentle slopes. Okay. And now the countries where the tea is grown, that is your Kenya, India, China, Sri Lanka. They produce the best quality tree in the world. Okay, फिर हमने देखा आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो कि एक बहुत बड़ी नीड है. वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ठीक, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया है आपके दो देशों के बीच में. ठीक है, ये जो आपका इंडिया है जो कि डेवलपिंग कंट्री है और आपका जो यूएसए है जो कि डेवलप्ड कंट्री है. ओके, और यहाँ पे हमने एस्पेक्ट देखे हैं आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के. ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दैट इज़ योर इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, तो ये एस्पेक्ट हमको क्यों ज़रूरी होता है? वी हैव अ एम, एंड व्हाट एम वी हैव टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी. ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंडिया की और यूएसए की. तो इंडिया जो कि डेवलपिंग कंट्री है और यूएसए जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इनके बीच में इन दोनों देशों में जो खेती होती है इसमें क्या फ़र्क होता है ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में. ओके, आई होप आपको यहाँ तक ठीक से समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर इन द